हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो लो, मैं हाजिर हो गया हूँ नए चैप्टर के साथ। चलो बजाते हैं सरफेस केमिस्ट्री की भी। देखिए, आपको सरफेस केमिस्ट्री नाम से लग रहा है ना, सरफेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कुछ सरफेस पे क्या होने वाली उसके बारे में बात करनी है। तो देखिए, एक्चुअली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है, उससे रिलेटेड बातें, कैटलिस्ट, मतलब चैप्टर थ्योरेटिकली काफी बड़ा है ना। कोशिश की है आपको इस पीपीटी के थ्रू कि आपको बातें ज्यादा समझ में आए। एंड ऑब्वियसली अगर आप फोकस्ड होकर सुनेंगे तो 110% समझ में आनी बच्चों, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। लो, मैं आ गया आपके केमिस्ट्री सर उमेश सर, हाजिर हूँ। बवाल मचाते हैं, ठीक है। देखिए, हमें स्टार्टिंग करनी है, सबसे पहले समझना है व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो आप अच्छे जानते हो एब्जॉर्प्शन, अरे सर हम तो समझते हैं। जैसे हम स्पंज उठा के पानी में डालते हैं, स्पंज क्या करता है, पूरे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिर्फ सरफेस पे नहीं, थ्रू आउट पूरा एब्जॉर्ब करता है, हर जगह, सरफेस पे, अंदर बाहर, हर जगह। मतलब एब्जॉर्प्शन कैसा है, ये कैसी फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है। समझो, अंतर समझो। देखो, आपने एक वर्ड सुना एब्जॉर्प्शन, एक वर्ड क्या सुना है, एडजॉर्प्शन। दोनों में यही बेसिक सा डिफरेंस होने वाला है कि एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस पे होता है और एब्जॉर्प्शन होल, पूरा का पूरा कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है, पूरे के पूरे दूसरे कंपाउंड को। तो ये एक बल्क फिनोमिना है। और इसमें होता क्या है, इसमें एक सब्सटेंस, वन सब्सटेंस इंटर इनटू द अनदर सब्सटेंस। जैसे मैंने स्पंज उठा के पानी में डाल दिया, अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा पानी इस पूरे स्पंज में अच्छे से क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। ऐसा नहीं सरफेस पे प्यारे बच्चों, पूरा पूरा बल्क फिनोमेना। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज अ फिनोमेना इन विच वन सब्सटेंस इंटर इनटू द अनदर सब्सटेंस। और इन पूरे के पूरे सर्फ, पूरे का पूरा जो भी स्पंज है, पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज अ बल्क फिनोमेना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बार बार स्पंज को मैंने कहा कर दिया, वाटर में डिप किया, वाटर क्या हो गया, स्पंज के अंदर इंटर कर दिया, है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, कुछ चीजें अगर मेरे से ढक गई हो तो एब्जॉर्प्शन क्या है, आप ध्यान से देख लीजिए कि एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस में क्या करता है, इंटर करता है यूनिफॉर्मली, पूरे के पूरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। इट इज अ बल्क फिनोमेना। क्या है, बल्क फिनोमेना। एग्जांपल, अरे जैसे गुलाब जामुन वाले भैया सीरे में गुलाब जामुन डाल देते हैं, आप बिस्किट डिप करके खाओ चाय में, पूरा एब्जॉर्ब होगा, ऐसा नहीं सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहा है ना। चॉक को वाटर में फेंक दो, वाटर पूरे चाक के अंदर इंटर कर जाता है, पूरे के पूरे। क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं आप। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, तो जिसमें वाटर इंटर किया, जिसमें इंटर किया, उसको हमने क्या बोला, एब्जॉर्बेट। क्या बोला, एब्जॉर्बेंट। ध्यान से सुनना, एब्जॉर्बेंट जैसे रिएक्टेंट, वैसे एब्जॉर्बेंट। और जो इंटर कर रहा है, जो सब्सटेंस इंटर कर रहा है, सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो क्या है, एब्जॉर्बेंट। और जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है, जैसे स्पंज और वाटर में, स्पंज ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, दैट इज एब्जॉर्बेंट। और वाटर जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एब्जॉर्बेट। अभी क्लियर हो गया होगा, छिपना नहीं होगा, है ना। समझिए मेरी बात को। मैं, अगर कुछ मेरे पीछे छिप रहा है, डोंट वरी, मैं उसको स्क्रॉल करूंगा, मुझे पता है क्या मेरे पीछे क्या आ रहा है, आप समझ जाएंगे। तो वो सब्सटेंस जो दूसरा सब्सटेंस जिसमें इंटर कर रहा है, मतलब जो एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज एब्जॉर्बेंट। और जो चीज एब्जॉर्ब हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेट। तो ये एब्जॉर्प्शन है। हमें इस चैप्टर में एडजॉर्प्शन के बारे में बात करनी है। लेकिन अगर एडजॉर्प्शन समझना था तो पहले एब्जॉर्प्शन समझना पड़ेगा, है ना। समझ गए, एब्जॉर्प्शन समझ गए, एब्जॉर्बेंट समझ गए, एब्जॉर्बेट समझ गए, तो प्यारे बच्चों एडजॉर्प्शन आसान है। क्या आसान है, जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे स्कूल में टीचर क्या करते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, तो जो लिखते हैं ना, वो सरफेस पे है, ऐसा नहीं पूरे बोर्ड में यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो सरफेस पे ही हुआ था, इसलिए वो रब करते हैं, पूरा साफ हो जाता है। तो जब हम बोर्ड पे राइट करते हैं, राइटिंग ऑन द बोर्ड, वो एब्जॉर्प्शन नहीं है, दैट इज एडजॉर्प्शन, है ना। इसमें क्या हुआ, एक सब्सटेंस ऑन वन सब्सटेंस, द अदर सब्सटेंस, जिससे हम लिख रहे थे टीचर आगे चौक, वो इक्युमुलेट कहां होता है, इक्युमुलेट कहां होता है, ओनली ऑन द सरफेस। मतलब ऐसे समझो, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जब सरफेस पे हो बस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। व्हेन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में होगा तो पूरे में होगा, लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो और वो सरफेस पे ही एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन नहीं बोलते प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या हुआ, एडजॉर्प्शन इज अ फिनोमेना in which one substance accumulates on the surface of another substance.
इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली सरफेस पे सारा का सारा एक्यूमुलेट हो रहा है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में। ये क्या है? एडजॉर्प्शन है। क्या प्यारे बच्चों? एडजॉर्प्शन है। ठीक है, याद रहेगा, दिमाग में ये बात आ गई? क्या बोल रहे हो, अभी समझ में आया? ठीक है, तो वैसे क्या, द सब्सटेंस विच इज बीइंग एड्सॉर्ब्ड, जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है वो क्या है? एड्सॉर्बेट। जिस पे हो रहा है वो क्या है? एड्सॉर्बेंट। वही सेम प्रोसेस, जैसे वाटर स्पॉन्ज में इंटर कर रहा था तो स्पॉन्ज क्या था? जिसमें इंटर कर रहा था वो क्या था? एब्सॉर्बेंट। वैसे चौक से आप लिखते हो उस पे ब्लैक बोर्ड पे, तो ब्लैक बोर्ड है ना जिसपे ये चौक एक्यूमुलेट कर रहा है, तो ब्लैक बोर्ड क्या हो गया? एडजॉर्बेंट। और चौक जो एक्यूमुलेट हो रही है वो क्या हो रही? एडजॉर्बेट। आप रिलेट कर पाओगे बड़े आसानी से, सिंपल सा फंडा समझ गए होंगे कि हाँ सर सही बोल रहे हो। अब सवाल ये है कि सर ये एडजॉर्प्शन के पीछे का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एडजॉर्प्शन, है ना? तो सिंपल सा फंडा है प्यारे बच्चों, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा आपके बीकर में क्या है? वाटर है। यहाँ पे जो वाटर है देखो, बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसानी समझ जाओ। उस पे जो फोर्स है, उस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर से भी लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, यहां से भी लग रहा है ना? लेकिन जो वाटर सरफेस पे है, जो पॉइंट वाटर ना बोल के मैं बोल रहा हूं, मान लो यहाँ सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उस पे इधर से लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, लेकिन ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और जब चारों तरफ से फोर्स लग रहा था तो ये कैसा फील कर रहा था? स्टेबल। इधर तीन ही तरफ से लग रहा है, एक तरफ से तो लग ही नहीं रहा, तो ये कैसा फील कर रहा है? अनस्टेबल। आप समझ गए होंगे, ये अनस्टेबल था और स्टेबिलिटी फील करने के चक्कर में ये प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन हो रही है ना? यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या है? वो बैलेंस है, स्टेबल है, और चारों तरफ से उस पर लग रहा है फोर्स, तो वो कैसा है? लेस एनर्जी फील कर रहा है। लेकिन एक मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है प्यारे बच्चों, वो अनबैलेंस्ड है। अभी आपने नोटिस किया क्यों अनबैलेंस्ड है? अभी आपने नोटिस किया क्यों अनबैलेंस्ड है? क्योंकि तीन तरफ से तो उस पर लग रहा है प्रेशर, फोर्स फील कर रहा है, बट ऊपर से कोई नहीं है। अगर खुला लिक्विड है तो ऊपर से कहां से कुछ लग रहा है? सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूल यही तो फील कर रहा होगा। अनबैलेंस है, अनस्टेबल है। और आपको पता है केमिस्ट्री में जो अनस्टेबल होता है उसके पास क्या होती है? एनर्जी ज्यादा। तो बस अब वो चाहेगा स्टेबल होना, तो इसलिए जब कुछ आएगा तो ये सरफेस पे एक्युमुलेट करेगा, जिससे ये वाला फोर्स को ये क्या कर सके? बैलेंस कर सके। तो रीजन क्या हुआ एडजॉर्प्शन का? इन ऑर्डर टू बैलेंस द अनबैलेंस फोर्स, क्या कर रहा है? वो चाहता है बैलेंस कर दे किसको? अनबैलेंस फोर्स। जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं जिन पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, वो चाहते हैं कि उस फोर्स को क्या कर दें? बैलेंस कर दें। इसीलिए प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होती है। तो रीजन ध्यान रखिएगा, है ना? अगर कोई भी स्पीसीज सरफेस वाले मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगी तो वो क्या करना चाहेगा? वो चाहेगा कि उस वहीं पर टिक जाए, रुक जाए, होल्ड हो जाए, जिससे वो उस फोर्स को क्या कर सके? जो अनबैलेंस फोर्स था उसको क्या कर सके? बैलेंस कर सके। तो फंडा क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एडजॉर्प्शन? वो है टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्स। ध्यान रखिएगा इस बात। जो अनबैलेंस फोर्स था सरफेस के मॉलिक्यूल को, उसको बैलेंस करने के लिए प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन होती है। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन? इतनी बातों से आप समझ तो गए सर एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है, एडजॉर्प्शन सरफेस है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे ही तो क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्यों नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि ज्यादातर मॉलिक्यूल सरफेस पे ही हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट रहेंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट लाइन, एब्जॉर्प्शन ना ही एक्सोथर्मिक होता है ना ही एंडोथर्मिक, लेकिन एडजॉर्प्शन प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक। सवाल आपके दिमाग में आएगा क्यों सर? पहले मैं यार अनस्टेबल था, मतलब मेरे पास ज्यादा एनर्जी थी। जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो गई तो मैं स्टेबल हो गया, मतलब मेरे पास अब एनर्जी कम हो गई। तो ज्यादा से कम होने का मतलब मैंने एनर्जी रिलीज किया। रिलीज किया मतलब एक्सोथर्मिक। ठीक है, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म रेट से होता है, लेकिन जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो शुरू में तो बहुत तेज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत सारा था। लेकिन जब सरफेस पे बहुत लोग एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे स्लो होने लगेगा, और तब तक पूरा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ऑक्युपाइड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया, लेकिन एडजॉर्प्शन तो पूरा का पूरा सरफेस पे ही होना है। दैट इज द डिपेंडेंट ऑन द सरफेस एरिया। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, आसान है ना? अब कह रहा है कुछ ऐसे भी प्रोसेस है जहां पे एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों होता है। जैसे डाइंग ऑफ फैब्रिक, कपड़े में कलर चढ़ाना, तो वो सरफेस पे भी होगा और थ्रू आउट द पूरे कपड़े में भी ये प्रोसेस हो रही है। मतलब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन जब दोनों होता है तो उसको हम सिर्फ क्या बोलते हैं? जॉप्शन। क्या बोलते हैं? जॉप्शन। और
डिटेन करना मतलब रिमूव करना उस कलर को सरफेस से भी और होल से भी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? डीजॉर्प्शन। जो क्या बोल रहे हैं? द फिनोमेना ऑफ एडसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल गेटिंग डिसलॉज्ड फ्रॉम सरफेस, सरफेस से उनको हटा देना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीजॉर्प्शन। कितने छोटे छोटे टर्म है, जॉप्शन, अच्छा ठीक है, तो डीजॉर्प्शन मतलब डी मतलब डिलीट, जॉप्शन को डिलीट कर दो, डीजॉर्प्शन मतलब रिमूव कर दिया आपने जो मॉलिक्यूल एडसॉर्ब थे, तो उसको डीजॉर्प्शन बोला। ठीक है, अगला फंडा कह रहा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो भैया एडजॉर्प्शन दो तरीके से हमें पढ़ना है। किसके बेसिस पे? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फोर्स। पहले हम किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे। फिर हम पढ़ेंगे एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बेसिस पे, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पे। ठीक, तो इस बेसिस पे अगर हम बात करने वाले तो ध्यान से समझिएगा, दो तरीके से एडजॉर्प्शन को हम कर सकते हैं, दो तरीके का एडजॉर्प्शन। एक हो सकता है जो एडजॉर्प्शन हो रहा है उसमें वीक टाइप का फोर्स हो, देखो ना, ऑन द नेचर ऑफ फोर्स के बेसिस पे। तो वीक फोर्स हो तो उसको हम नाम देते हैं पीजी जॉप्शन, मतलब फिजिकल। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसको बोलते हैं केमी जॉप्शन, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो मैं उसी को इन शॉर्ट कंबाइन करके बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है फीज ऑप्शन, फिजी ऑप्शन और केमी ऑप्शन। तो एडजॉर्प्शन दो तरीके से प्यारे बच्चों, जब वीक वीक वैंडरवॉल फोर्स हो उसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन, और स्ट्रॉन्ग वाला कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल। उसी को मैंने आपको नाम क्या बोला? फिजी ऑप्शन और केमी ऑप्शन। सिंपल है, इनके बीच में आप डिफरेंस समझ गए होंगे, इतने से आपके दिमाग में एक बात तो आ गई, अच्छा इधर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इधर वीक बॉन्ड है, तो चलो इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है तगड़े तगड़े। कह रहा फिजी ऑप्शन में क्या होता है? मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं वीक वैन डेर वाल्स से। सर हाँ, ये तो हमें समझ में आ गया सर। ठीक, केमिज ऑप्शन में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से। तो ये वीक हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये बात भी समझ में आ गई। यहाँ जो हीट ऑफ, चूंकि वीक है ना, तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? लो। कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। वीक है तो इसलिए वीक वाला इधर है, ये स्ट्रॉन्ग है तो देखो 40 से 200 किलो जूल पर मोल। इस प्रोसेस में जो हीट लगेगी उसी को बोल रहे हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो फिजिज ऑप्शन में क्या है? 20 to 40 किलो जूल की रेंज में है पर मोल, और कीमीज ऑप्शन में क्या है? 40 से लेके 200 किलो जूल पर मोल की रेंज में है। फिजिज ऑप्शन कैसा है? रिवर्सिबल। आपको लग रहा होगा ये फिजिकल और केमिकल की तरह तो चल रहा है, हाँ वही तो चल रहा है। और केमिज ऑप्शन क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, फिजिज ऑप्शन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर ऑफ एडजॉर्ब पार्टिकल। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है ना फिजिकल वाली, फिजिज ऑप्शन, तो मल्टी कई लेयर में हो रही है, बट कई लेयर में हो रही है। वीक अंडर वर्क फोर्स है ना, और यहाँ फोर्स कैसा? स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए मोनो लेयर होगा एडजॉर्ब पार्टिकल का। ठीक है, सिंपल फंडे चल रहे हैं, अभी कोई ऐसी बात नहीं जो आपको समझने में मुश्किल हो। ठीक है, फिजी ऑप्शन क्या है? स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, इट इज नॉट इन स्पेसिफिक, क्योंकि कोई स्पेशल टाइप का बॉन्ड नहीं बन रहा है यहाँ, तो कोवेलेंट बॉन्ड है यार, तो स्पेसिफिक नेचर का होगा, है ना, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनना है किसके बीच में? अरे जिसपे एडजॉर्प्शन हो रहा है और जो एडजॉर्ब हो रहा है, मतलब एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में बॉन्ड बनना है ना, तो इसलिए ये कैसा है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक है इसीलिए ये क्या है? इट अकर्स एट द ऑल टेम्परेचर। और ये क्या कह रहा है? ये इट अकर्स एप्रिसिएबली ओनली एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होती है फिजिज ऑप्शन। ठीक है, कह रहा लो क्यों? क्योंकि द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑन द सरफेस रेज्ड। सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल प्रॉपर्ली एडजॉर्ब हो ही नहीं पाएंगे, भागेंगे तो एडजॉर्ब कैसे होंगे? लेकिन केमिकल ऑप्शन क्या है? क्योंकि बॉन्ड बनना है ना, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। भाई ऑब्वियसली यहाँ बॉन्ड बनना है, बॉन्ड बनना है तो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, जैसे बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सो है, बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो, बॉन्ड ब्रेक करना मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। और यहाँ ये प्रोसेस कैसी है? केमिज ऑप्शन दोनों ही एक्सोथर्मिक है ना, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये हर टेम्परेचर पे हो जाएगी, और बल्कि टेम्परेचर फेवरेबल है केमिज ऑप्शन के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल है। एग्जांपल देखिए कुछ। एग्जांपल ऑफ पीजी ऑप्शन क्या है? कह रहा है एडजॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन चारकोल। ये मास आपको याद आ रहा है? ये मास पहन के माइंस में जाते हैं, तो माइंस में जो भी है ना, गैसेस हैं वो क्या करते हैं? ये पे एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे क्या होता है? एडजॉर्ब हो जाता है। तो ये पीजी ऑप्शन का एग्जांपल है, कोई बॉन्ड थोड़ा ना बन रहा है। वैसे एडजॉर्प्शन ऑफ एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पे? इन चारकोल। तो ये एग्जांपल्स प्लीज अपने ध्यान में रखिएगा, कौन सा फिजी का एग्जांपल है और कौन सा केमी का। ठीक है, तो ये फिजी के एग्जांपल्स थे, ध्यान से एकदम अपने ध्यान में बैठा लीजिए, है ना। इसलिए फिगरेटिव पीपीटी है कि आपके दिमाग में बातें रुकें। दीज आर द फिजिकल ऑप्शन,
फिजिकल एडजॉर्प्शन के एग्जांपल। और केमिकल का क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन, तो जैसे एग्जांपल्स क्या है, ऑक्सीजन ऑन सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, हाइड्रोजन ऑन द निकल। ये क्या है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है। तो कह रहा है व्हेन एटॉमिक ऑक्सीजन इज एडसॉर्ब्ड ऑन द ग्रेफाइट सरफेस सीओ इज फॉर्म्ड। बात बताना चाह रहा है ना भाई, ग्रेफाइट मतलब कार्बन पे जब ऑक्सीजन करेगा तो क्या बनेगा, कह रहा है सीओ बनेगा। हाँ ये तो सिंपल सी बात है, फंडा समझा जा सकता है। कह रहा ऑन हीटिंग द सरफेस आफ्टर एडसॉर्प्शन सीओ इज डीसॉल्व्ड बाय द, फिर हीट करोगे सीओ क्या होगा, गलती, बट नॉट द एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो एडसॉर्ब हो गया है और केमिकल बॉन्ड बना लिया है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो नहीं उड़ेगा, लेकिन ये जो बाई प्रोडक्ट बन गया था ना कार्बन का मोनोऑक्साइड, वो क्या होगा, हीट करने पे डीजॉर्प्शन हो जाएगा। डीजॉर्प्शन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, याद है हमें, क्या होता है जॉर्प्शन का उल्टा डीजॉर्प्शन। ठीक है, कह रहा है कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो कह रहा है बड़ा सिंपल सा है यार, कह रहा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अरे एडजॉर्बेंट ऐसा होना चाहिए ना कि उसको एडजॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता हो। मेरी एफिनिटी आपके साथ है तभी तो मैं, मुझे आप अच्छे लगते हो, आपको मैं अच्छा लगता हूँ, आप मैं पढ़ाता हूँ तो आपको अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने में, आप हमसे पढ़ते हो मेरी बात समझ में आती है, एफिनिटी है। तो कह रहा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट होना चाहिए भाई, एडजॉर्प्शन करने के लिए आयत होना चाहिए तभी तो। अब पत्थर पे थोड़ा ना एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन करा लोगे तुम, समझ रहे हो मेरी बात। वैसे ही एडजॉर्बेट का नेचर भी कह रहा है कि एडजॉर्बेट भी ऐसा होना चाहिए जो एडजॉर्ब हो। फिर कह रहा है प्रेशर, प्रेशर का भी फैक्टर है भाई, प्रेशर बढ़ाओगे घटाओगे तो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस से फर्क पड़ेगा। और टेम्परेचर का फर्क तो अभी आपने ऊपर देख ही लिया, फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन में कैसे पढ़ रहा। ठीक है, तो चलिए इसी को एक एक करके निपटाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कह रहा है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, कह रहा है एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। तो इसका मतलब ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। अब ये जो है ऐसे मान लो ये चारकोल ऐसा रखा हुआ है, बड़े बड़े टुकड़े हैं इसके, तो इनका सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू जब इसको पाउडर फॉर्म में कर दोगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन है वो बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू दिस, है ना। तो भाई सरफेस सिंपल है यार, क्योंकि सरफेस फिनोमेना ये तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो कह रहा है एडजॉर्बेंट जो आपका है, एडजॉर्बेंट जो आपका है उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा, उसमें रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ही उतना ज्यादा। दूसरा कह रहा है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, जो एडजॉर्बेट है जो एडजॉर्ब होना है उसके नेचर के बारे में बात कर रहा है। पूरी प्रोसेस में एक लाइन बता देता हूं आपको, है ना। जो इजिली लिक्विफिएबल गैसेज होती हैं आर एडजॉर्ब टू ग्रेटर एक्सटेंट, जो गैसेज आसानी से लिक्विफाई हो जाएं, लिक्विफाई मतलब लिक्विड स्टेट में आ जाएं, वो जल्दी से एडजॉर्ब होंगी, है ना। वहां पे प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन कैसा होगा, बहुत बढ़िया होगा। अब आपको लगेगा सर लिक्विफाई ये कुछ पढ़ा लिखा टाइप का लग रहा है, तो यार बच्चा दो बातें हैं। लिक्विफैक्शन में एक टेम्परेचर होता है जिसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर। कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो आप गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हो, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गैसेस पे कितना भी प्रेशर लगा दो तुम उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर का रेंज ज्यादा होगा मतलब उनको लिक्विफाई करना आसान है भाई, आपको एक अच्छा खासा रेंज मिल गया ना, उनको लिक्विफाई किसी भी कर देना उनके टेम्परेचर के नीचे। और जिनका लिक्विफिकेशन, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, उनके लिए रेंज कम है आपके पास लिक्विफाई करने का, तो उनको मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है जिनका क्रिटिकल होगा टेम्परेचर हायर होगा उन गैसेस को इजिली आप टर्न कर सकते हो लिक्विफाई में, हाँ। और इजिली लिक्विफाई हो जाएंगे तो एडजॉर्प्शन भी होगा ग्रेटर एक्सटेंट पे। ठीक है, क्लियर हुआ। क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव व्हिच गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, बिलो कर सकते हो आप। तो जिनका ये क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे मान लो मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर 20, तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही मुझे तुमको लिक्विफाई करना पड़ेगा, है ना? मैंने कहा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज देखो 0 से 200, ढेर सारे रेंज मिला मुझे आपको लिक्विफाई करने का। तो आपको मैं आसानी से लिक्विफाई अगर कर सकता हूं, इसका मतलब आप आसानी से एडजॉर्प्शन प्रोसेस भी ग्रेटर एक्सटेंट से होगा, अच्छे से होगा। तो जिन एडजॉर्बेट का लिक्विफिकेशन आसान हो मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो वो अच्छे एडजॉर्ब होंगे, और जिनका कम हो वो कम अच्छे से एडजॉर्प्शन की प्रोसेस करेंगे। कह रहा है इजिली लिक्विफिएबल गैसेस, जिनके पास हायर टेंडेंसी है टू बिकम लिक्विड का, वो क्या होंगे, हैव ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जल्दी एडजॉर्प्शन करेंगे और एडजॉर्प्शन की प्रोसेस बढ़ेगी। एक एग्जांपल से देखिए, कुछ गैसेज यहां देखे लिखा है। अब जिनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू देखो ज्यादा है ना, उनका जो एडजॉर्प्शन का रेट है वो भी देखो बहुत ज्यादा है।
और जिनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कम है, देखो उनके एडजॉर्प्शन का रेट भी कम है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी डिक्रीज, ये डिक्रीज तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज। तो इसलिए कह रहा है कि द गैसेज जैसे कि SO2 हो गया आपका, है ना, SO2 हो गया, NH3 हो गया, CO2 हो गया, ये सब इनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेंज है, दैट्स व्हाई ये आसानी से लिक्विफाई होंगी, तो एडजॉर्प्शन भी इनमें अच्छा होगा। लेकिन जैसे कि N2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, इनके केस में आप नोटिस करो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर की रेंज भी कम है, इसी वजह से इनका जो एडजॉर्प्शन है का रेट है वो भी क्या है, कम। मैं वो ऊपर कर देता हूँ, ध्यान से जो मैंने बोला वही है, कुछ नई बात नहीं है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, सिंपल है, बात समझ में आ गई, शाबाश। फोर्थ फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो यार देखो बड़ा सिंपल सा बोल रहा है, कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। अभी हमने पढ़ा कि एडजॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। तो ली चैटलियर ने क्या बोला, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कम। तो इनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर, है ना। तो यही कह रहे हैं, एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन देखो डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और डीजॉर्प्शन इसका उल्टा नेगेटिव एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। हेलो, ये समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, समझ में आ गया। देखो नीचे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 193 केल्विन टू 273 केल्विन एट अ कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर अगर कांस्टेंट रख दिया जाए, ये कांस्टेंट प्रेशर पे, अगर देखो टेम्परेचर 193 से कहां चला गया, 273 केल्विन पे, तो वॉल्यूम जो है गैस का एडसॉर्ब्ड, द वॉल्यूम ऑफ द गैस एडसॉर्ब्ड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे देखो वॉल्यूम इतना एडसॉर्ब हो रहा था, 273 पे क्या हो गया, कम। ली चैटलियर ने भी यही बोला, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर फेवरेबल है, ना कि हाई टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल है, फंडा है, आसान है। फिर कह रहा है यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, दैट इज फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहां से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, फ्रीमुंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमें समझना है, जो ये कहता है, एक ग्राफ है किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर ऑफ द गैस के बीच में। फोर्थ था ना, प्रेशर से कैसे रिलेट करते हैं, तो प्रेशर से रिलेट करने का फंडा बोल रहा है, इसको हम समझेंगे किसके थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू। कौन सा ग्राफ, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, मतलब एक ग्राफ बनेगा बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड द प्रेशर ऑफ द गैस के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो क्या फंडा क्या है, फंडा समझिए, कह रहा है द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। और ये कैसे डिपेंड करता है, इसको समझने के लिए हमें पढ़ना क्या है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहाँ पे टर्म है x बाई एम, यहाँ पे टर्म क्या है प्यारे बच्चों, x बाई एम। x क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और इन दोनों के रेशियो को क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड। इन दोनों का रेशियो क्या है, कितना गैस एडजॉर्ब्ड हुई एडजॉर्बेंट के ऊपर, मतलब ब्लैक बोर्ड के ऊपर कितना चॉक आपका एक्यूमुलेट हुआ, वही हम लोग निकाल रहे हैं, एक्स बाई एम मतलब वही। तो ये कैसे रिलेट कर रहा है, इस बात को ध्यान से समझिए इस ग्राफ के थ्रू। कह रहा है द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद प्रेशर एंड बिकम मैक्सिमम। देखो एक्स बाई एम की वैल्यू देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, देखो धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा हो जाएगा जब सैचुरेशन प्रेशर आ जाएगा, और उसके बाद वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब उसके बाद में कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, आपकी जो एक्स बाई एम की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, हेलो, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उसी सैचुरेशन प्रेशर को हम नाम क्या देते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये जो पीएस है वो क्या है, इक्विलिब्रियम प्रेशर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो लो प्रेशर में क्या होता है, जो एक्स बाई एम की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पी के। भाई पी बढ़ा रहा है तो एक्स बाई एम भी बढ़ रहा है। इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या हो रहा है, एक्स बाई एम की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल है पी के पावर 1/n के। ध्यान रखना, लो पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के है, इंटरमीडिएट पे पी के पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हायर पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो गया ना, तो प्रेशर कितना भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है पी के पावर 0, मतलब प्रेशर का कोई रोल ही नहीं रह गया। ध्यान से देख लीजिए, आप पॉज करके जो मैं बोल रहा हूँ उनको समझ भी लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि लो पे क्या है रिलेशन, इंटरमीडिएट पे क्या है, और हाई प्रेशर पे क्या है। ठीक है, तो कह रहा है प्रेशर पीएस, जब पीएस होगा मतलब इक्विलिब्रियम सैचुरेशन पॉइंट, उस पे क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ द गैस एडसॉर्ब्ड इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द गैस डिसॉर्ब्ड। इक्विलिब्रियम आ गया ना, मैंने बोला ना उसको इक्विलिब्रियम प्रेशर बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल, एडजॉर्प्शन
और डी ऑप्शन दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन स्टेट, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, समझिए एक एक करके। कह रहा लो प्रेशर पे क्या हुआ, आपका ग्राफ देखो यहां से यहां तक कहा जा रहा है स्ट्रेट लाइन, नहीं ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, यहाँ थोड़ा सा बेंड हुआ है ना, ये क्या फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट। तब आपने नोटिस क्या किया कि एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पी, एक कांस्टेंट लगा दिया के, यहाँ पे के क्या है कांस्टेंट, पे आपको क्या मिला, लो प्रेशर पे एक्स बाई एम इक्वल टू के पी। और हाई प्रेशर पे क्या मिला, हाई प्रेशर पे क्या मिला, वो तो कांस्टेंट ही हो गया। तो सर ग्राफ क्या हो गया, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, प्रेशर वाली जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है वाई, उसकी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। देखो मतलब पी का कोई फर्क नहीं है, पी के पावर जीरो, एक्स बाई एम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के पावर जीरो, और पी के पावर जीरो मतलब कांस्टेंट हो गया, तो एक्स बाई एम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखो इसलिए तो वो भी कांस्टेंट हो गया। इंटरमीडिएट कंडीशन जो है उसमें क्या हो रहा है वो समझिए, इंटरमीडिएट प्रेशर कह रहा है, इंटरमीडिएट कंडीशन में क्या हो रहा है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाता है 1/n, पी की पावर क्या हो गया 1/n। अब आप सोच के देखो, सोच के देखो, इसका मतलब x बाई एम डिपेंड कर रहा है पावर ऑफ प्रेशर, प्रेशर की पावर ही तो 1/n था, और 1/n की वैल्यू क्या हो सकती है सोचो, 0 से लेके 1 के बीच में, क्या हो सकती है, 0 से लेके 1 के बीच में। अब सोचो कैसे, अरे मेरे भाई 1/n है ना, अरे n क्या होगा, अगर मैं n को 1 भी रख दूं तो दोनों 1 आ गए, और 1 से बड़ा रखूं, 1 से बड़ा रखूं तो ये पॉइंट पॉइंट में आने लगेगा। मतलब ये जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, और n का मतलब एक इंटीजर, एक नंबर है, वही मैं बताना चाह रहा हूं कि p के पावर 1/n, जहां पे n की वैल्यू क्या है, ये कहां पे लाई करेगा, p, 0, 0 से लेके 1 के बीच में, p का पावर जो भी आएगा वो क्या आएगा, 0 से लेके 1 के बीच में, है ना। कह रहा है n आप कोई होल नंबर ले लो, है ना, वो डिपेंड करता है कि एब्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के ऊपर, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट के ऊपर। तो क्या कहना चाह रहा है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, कि ये जो 1/n है वो क्या है, 0 और 1 के बीच में ही है, ध्यान से रखो। ठीक है, तो 1/n, तो फिर n की वैल्यू क्या हो गई, 1 से लेकर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है ना। ये इंटरमीडिएट कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है। लो प्रेशर पे ये, हाई प्रेशर पे ये, और लो प्रेशर पे के पी के पावर 1, तो 1/n की वैल्यू क्या हो गई, इनके लिए तो 1 ही हो गई। पी के पावर 0, तो 1/n की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो n क्या हो गया, इनफाइनाइट। ये तो हम समझते ही हैं, तो इतना तो मैथ में आता ही है। ठीक है ना। वेरिफिकेशन क्या है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। तो चलो उसी को कंपेयर कर लेते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पे क्या है, x बाई एम, लॉग x बाई एम, एम एक्स क्या है, m क्या है भाई, x एक्सिस पे क्या है p। अगर हमने ग्राफ log x बाई एम और log p के बीच में बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तुम्हारे फॉर्मूले को मैं ऐसे ही लिखूंगा, हमने अभी क्या लिखा था, x बाई एम इक्वल टू के पी के पावर 1/n। अब इसी को मैं log लेता हूं, मैं इसको क्या लिखा, log x बाई एम इक्वल टू, ये log a इंटू लॉग बी है, एक तरीके समझो, ये log a, अगर मैं log लूँ तो ये log b, log a और log a इंटू b को क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b। तो मैंने लिखा log k प्लस log p के पावर 1/n, तो log a के पावर b को हम क्या लिखते हैं, b log a, तो वही मैं लिख रहा हूँ log, भाई log a भी तो ले रहा हूँ, तो b log a मतलब 1/n log p, ये वही लिखा है मेरे लाल, है ना, जो तुम्हारा था उसी को मैंने दोनों साइड log लेके इसको इस फॉर्म में लिख दिया, log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। बेसिक फंडा आप समझ रहे होंगे भाई, आपने पढ़ा है ना, log a के पावर b को क्या लिखते हैं, b log a, तो log p के पावर 1/n को क्या लिखेंगे, 1/n log p, तो ऐसे लिख दिया, और log a इंटू b को log a प्लस log b लिख ही सकते हैं, तो पूरे इक्वेशन को ऐसे कर दिया। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो, तो ये हो गया y, ये हो गया x, है ना, log p वाला क्या हो गया x, ये क्या हो गया कांस्टेंट, तो स्लोप क्या हुआ, m क्या हुआ, स्लोप m इक्वल टू आ गया 1/n, या n इक्वल टू 1 स्लोप। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, सिंपल। चलो अब ये एडजॉर्प्शन समझने के बाद इसमें एक कहानी क्या होती है, कहानी किसकी स्टार्ट होती है, कैटलिस्ट की। और आपने बोला सर कैटलिस्ट के बारे में तो हमको आइडिया भी है ना, ये मुश्किल तो नहीं लग रहा सर कैटलिस्ट। हमने बोला हाँ मेरे लाल, आसान ही है, डोंट वरी।
तो ये एक हिस्सा हम लोगों ने खत्म किया, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, जॉर्प्शन क्या है, डीजॉर्प्शन क्या है, फिजी एडजॉर्प्शन क्या है, केमिक एडजॉर्प्शन क्या है। उम्मीद करता हूं आसानी से फिगरेटिव पीपीटी थी, आपको बात एकदम समझ में आई। बस इनको एकदम बहुत फोकस्ड होकर सुनना, एक बार रिवाइज करना मेरे लाल, याद रहेगा तुम्हें, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो 2 में और उड़ाते हैं कैटलिस्ट वैटलिस्ट की भी, क्या मजाल है तुम्हारे सामने टिक जाए। ठीक है, फ्रॉम माई साइड हर बार की तरह जय श्री राधे बच्चों, को मेहनत करिए, अपना नाम रोशन करिए, पेरेंट्स का भी और मन में भी। ठीक है, टेक केयर बच्चों, बाय।